नमस्कार मित्रों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा 5वां चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। तो जन संघर्ष शब्द से ही स्पष्ट है। जन मतलब आदमी, लोग, और संघर्ष मीन्स उसका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है किसी मांग के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। जो देखते हैं हम लोग सड़क जाम करते हैं, हड़ताल करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, इसी को जन संघर्ष करते हैं। रैली निकालते हैं और आंदोलन भी करते हैं, कुछ मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। तो जनसंघर्ष और आंदोलन का हमारे लोकतंत्र में क्या महत्व है और किस प्रकार हमारी जनता जो है, देश की जनता या दुनिया के विभिन्न भागों की जनता भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए, अपने मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलनरत रहती है, उसके बारे में पढ़ना है। हम लोगों को मुख्य रूप से दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हम लोग यह भी समझेंगे, दो उदाहरण लेंगे। एक नेपाल अपने पड़ोसी देश का उदाहरण और एक बोलिविया का देंगे। थोड़ा सा परिचय के रूप में दिया गया है कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब सब कोई तो पार्लियामेंट जा नहीं सकते, असेंबली जा नहीं सकते, चुनाव लड़ नहीं सकते। कुछ दुकानदार हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ छात्र हैं। तो वो विभिन्न तरीकों से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाते हैं संगठन बनाकर, और वही संगठन आंदोलनकारी समूह और दबाव समूह कहलाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे इसी चैप्टर में करेंगे। और जो सत्तासीन लोग होते हैं, जो सत्ताधारी लोग होते हैं, अर्थात सरकार में बैठे हुए जो लोग होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, उन लोगों का काम होता है कि परस्पर विरोधी मांगों और दबाव समूहों के बीच में संतुलन बैठाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण के लिए कोई एक जाति डिमांड करती है, दूसरी जाति भी डिमांड करती है, तो उसमें ये देखना है कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जा सकता है, किसका हालत कितना ख़राब है, उस आधार पर आरक्षण दिया जाता है या उस आधार पर उनकी मांगे होती है। एक स्टेशन के लोग चाहते हैं कि हमारे स्टेशन में गाड़ी रुके, दूसरे स्टेशन के लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्टेशन पे गाड़ी रुके। तो उचित अनुचित और उसमें एक बैलेंस बैठाने का, एक मेल बैठाने का कार्य किया जाता है। तो यही होता है परस्पर विरोधी मांगों के बीच में संतुलन बैठाना। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं नेपाल का उदाहरण। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। तो नेपाल जो है तीसरी लहर का देश है। अब लोकतंत्र का विभिन्न लहर चला। हम लोग इतिहास की किताब में, यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस के 9 की किताब में हम लोगों ने देखा कि कुछ यूरोपीय देशों में 1900 ईस्वी से पहले लोकतंत्र आ गया था, जैसे फ्रांस, अमेरिका वगैरह में। कुछ देशों में 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आया, और कुछ देशों में तो बहुत देर बाद आया, जैसे कि बहुत देर के बाद साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ 1994 में। उसी तरह नेपाल में भी लोकतंत्र जो है सबसे लास्ट फेज में तीसरी लहर में आया। तो ये तीसरी लहर में यहाँ पर लोकतंत्र आया। 1990 ईस्वी तक नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन 1990 में वहाँ की जनता ने कुछ आंदोलन किया, जिसे लोकतंत्र का पहला आंदोलन भी कहते हैं। और वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही उदार थे। उस समय राजा थे राजा वीरेंद्र। उन्होंने दुनिया की लहर को, दुनिया की हवा को समझा और आंशिक रूप से लोकतंत्र वहाँ पर कायम हो गया। अर्थात राजा का पद तो रहा औपचारिक रूप से, लेकिन एक संसद की बहाली कर दी गई और संसद के नेताओं को चुना जाता था। ये अलग बात है कि वहाँ पर कोई सरकारें लंबे दिनों तक नहीं चली, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता था, लेकिन जब तक राजा वीरेंद्र रहे लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से चला। मगर 1 जून 2001 ईस्वी को एक राज परिवार के ही एक पागल आदमी कहा जाए, उन्होंने राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी और अपने और भी परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। तब जाकर के राजा बने उसके भाई राजा ज्ञानेंद्र। अब राजा ज्ञानेंद्र को लोकतंत्र पसंद नहीं था, उनको अपने शक्ति पर अंकुश पसंद नहीं था कि उन्हें जो है संसद गाइड करे, संसद उन्हें प्रभावित करे। तो उन्होंने अलोकप्रियता का, सरकार की अलोकप्रियता का और सरकार की कमजोरी का सहारा लेकर के संसद को बर्खास्त कर दिया। अब संसद को जब बर्खास्त कर दिया तो वहाँ की जनता नाराज़ हो गई कि एक चुनी हुई सरकार को आपने बर्खास्त कर दिया। और इसी के विरोध में 2006 अप्रैल महीने में एक आंदोलन खड़ा हुआ, व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 4 दिन का बंद बुलाया गया। काठमांडू शहर में रोज़ 1 लाख से अधिक लोग जमा होने लगे।
21 अप्रैल को यह आंदोलन चला था। जनता ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार को, राजा को, सॉरी सरकार तो भंग कर दी गई थी, राजा ज्ञानेंद्र को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम का मतलब जानते हैं कि अंतिम चेतावनी, कि आप हमारी बात मान लें अन्यथा और भी भयानक आंदोलन होगा। 24 अप्रैल आते आते 3 से 5 लाख लोग सड़क पर उतर गए और जनता के गुस्सा को देख करके राजा ज्ञानेंद्र के होश ठिकाने आए और उन्होंने जनता की मांग मान ली। अब जनता की मांग क्या क्या थी? जनता की 3 प्रमुख मांगें थी। पहली थी संसद की बहाली, कि जो संसद को आपने भंग कर दिया है, पार्लियामेंट को भंग कर दिया है, उसे फिर से बहाल किया जाए। दूसरा, सर्वदलीय सरकार बनाया जाए। और तीसरा, नई संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये 3 मांगें पहले तो राजा ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब जनता का आंदोलन बहुत ही तीव्र हो गया तो तीनों मांगों को मानना पड़ा और इस प्रकार जनता की जीत हुई। संसद को बहाल किया गया, संविधान सभा के बैठक के लिए गठन के लिए चुनाव होना था। तो इस प्रकार यहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र जो हारे और जनता की जीत हुई, लोकतंत्र जीता यहाँ पर, और इसे लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार नेपाल की जनता ने वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, जिसे कि कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया था, तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए नेपाल की जनता ने एक उदाहरण पेश किया जो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे देश के बारे में। वो दूसरा देश है बोलिविया। नेपाल के जो आंदोलन चले थे, उस आंदोलन में मुख्य भूमिका था एसपीए का। एसपीए का मतलब 7 पार्टी अलायंस, मतलब वहाँ पर जो प्रमुख पार्टियाँ थी, 7 पार्टियाँ, वो एकजुट हो गई थी और माओवादी लोग भी जो कि लोकतंत्र के विरोधी थे, वो उस समय एकजुट हो गए थे। फिर बहुत सारे मानवाधिकार वाले लोग, छात्र, स्टूडेंट सब कोई भाग लिए थे और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बोलिविया के जल युद्ध के बारे में। अब बोलिविया एक देश है, ये कहाँ पर है? लैटिन अमेरिका में। अब लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? जो दक्षिण अमेरिका महादेश है उसे ही लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जैसे प्रमुख देश हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिले है, उसी तरह वहाँ पर एक देश है बोलिविया, बहुत सा छोटा सा देश है। तो बोलिविया के जल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हमने नेपाल में देखा कि वहाँ लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया था, इसलिए वहाँ पर युद्ध हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ समाप्त नहीं होती, अर्थात जब तक लोकतंत्र है तब तक जनसंघर्ष है, या कहें जब तक जनसंघर्ष है तभी तक लोकतंत्र बचा हुआ है। लोकतंत्र और जनसंघर्ष दोनों का बहुत ही पुराना रिश्ता है। अगर जनसंघर्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। कितना भी उदार शासक हो, दुनिया के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोकप्रिय नेता जो चुने जाते हैं जनता के द्वारा, वो बाद में अलोकप्रिय हो जाते हैं, तानाशाह हो जाते हैं अगर वहाँ जनसंघर्ष समाप्त हो जाता है। तो बोलिविया में लोकतंत्र की स्थापना के लिए युद्ध नहीं हुआ, बल्कि वहाँ एक खास इशू के लिए, एक खास मुद्दे के लिए युद्ध हुआ। वो मुद्दा क्या था? पानी का निजीकरण। बोलिविया का एक शहर है कोचबम्बा। तो कोचबम्बा में पानी का सप्लाई जो था, घर के पानी का सप्लाई, वो वहाँ की नगर पालिका करती थी और उस समय उसका रेट बहुत ही जेन्युइन हुआ करता था, बहुत ही कम हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड बैंक का दबाव पड़ा और बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर की पानी की सप्लाई का जिम्मा मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया, एमएनसी जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, एमएनसी को दे दिया और वहाँ पर वाटर सप्लाई का निजीकरण हो गया। निजीकरण मतलब अब प्राइवेट कंपनी आपको जल देगी, पानी सप्लाई करेगी। तो निजीकरण जब होता है तो सर्विस तो बहुत सुधर जाता है, लेकिन वो बहुत महंगी हो जाती है। तो ये अमीर देशों के लिए, पूंजीपति देशों के लिए तो सही है, लेकिन कोचबम्बा शहर के लोगों की मासिक आय जो थी उस समय वो 5,000 थी और उनको पानी पर जो खर्च आ रहा था निजीकरण के बाद, वो 1,000 रुपये मासिक आ रहा था। सोचिए 5,000 रुपये कमाई में अगर 1,000 रुपया केवल पानी पर ही लगा दिया जाए तो बाकी खर्चे कहाँ से चलेंगे। तो वहाँ की जनता नाराज़ हो गई और निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। वहाँ पर भी 4 दिनों की हड़ताल बुलाई गई। तो सरकार उस समय थोड़ा सा भयभीत होकर के समझौता कर लिया, लेकिन उस समझौता से जनता को कोई हाथ नहीं लगा। फिर जनता विरोध जब की फरवरी में, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ का मतलब है पुलिस शासन। मार्शल लॉ में पुलिस को अत्यधिक पावर दे दिया जाता है, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, मार पीट सकती है। तब मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता का गुस्सा बहुत ही भड़क चुका था। जनता ने मार्शल लॉ की कोई परवाह नहीं की और
बहुत ही भयानक वहाँ पर आंदोलन हुआ, जनता भड़क उठी। फलस्वरूप जो एमएनसीज के कर्मचारी थे, जो मल्टीनेशनल कंपनी, अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, वैसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां जिसका विस्तार 2 या 2 से अधिक देशों में होता है, तो उनके कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा और फिर सरकार झुकी। सरकार और एमएनसी के बीच में जो करार था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसे रद्द करना पड़ा और फिर से वहाँ पर वाटर सप्लाई कोचबम्बा शहर में बोलिविया के नगर पालिका को देना पड़ा और जनता को फिर रियायती मूल्यों पर, कम मूल्यों पर पानी मिलने लगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने बोलिविया में देखा कि वहाँ पर दूसरा एक विशेष मुद्दे को लेकर, एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आंदोलन छिड़ा, जबकि नेपाल में पूरा लोकतंत्र की स्थापना के लिए छिड़ा। तो ये दोनों घटनाओं से हम लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी और लोकतंत्र को सुचारू रखने के लिए भी जन संघर्ष का होना बहुत आवश्यक है। हम जन संघर्ष को एक एक्सरसाइज के रूप में लेते हैं, जैसे कोई मिलिट्री बन जाए, बहुत ही हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी, लेकिन वो मिलिट्री बन करके बैठ जाए तो फिर उसके शरीर जो है काम करने नहीं लगेंगे, मोटे हो जाएंगे, वो आलसी हो जाएगा। इसलिए उसे हमेशा एक्सरसाइज कराते रहना पड़ता है। तो लोकतंत्र में भी जनसंघर्ष की भूमिका जो है कभी समाप्त नहीं होती, जनसंघर्ष हमेशा चलता रहता है। अब चलिए हम लोग इसके महत्व के बारे में पता करेंगे। नेपाल और बोलिविया की जो घटना है उसका निष्कर्ष क्या है, उसका निचोड़ क्या है, तो इसका हम लोग निचोड़ निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र का विकास संघर्ष के जरिए होता है। नेपाल में हमने देखा कि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना जनसंघर्ष के माध्यम से हुआ। बोलिविया में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर भी लोकतंत्र था, भले ही जनता की चुनी हुई सरकार थी, लेकिन जनता की हित की अनदेखी की गई थी। तो वहाँ पर भी लोकतंत्र का विकास जो है जनसंघर्ष के माध्यम से, अर्थात पब्लिक के स्ट्रगल के माध्यम से होती है। लोकतंत्र में स्थापना के लिए भी जनसंघर्ष का ज़रूरत है, लोकतंत्र के विकास के लिए भी जनसंघर्ष का ज़रूरत है और इसकी मजबूती के लिए भी लोकतंत्र का ज़रूरत है। जैसे अभी हम लोग अमेरिका में देखते हैं कि एक ब्लैक का हत्या हो गया पुलिस हिरासत में, तो एक ब्लैक व्यक्ति के लिए, एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या के लिए पूरा अमेरिका तबाह हो गया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जा कर के छिपना पड़ा बंकर में। तो ये क्या दिखलाता है, जबकि लोकतंत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज के समय में अमेरिका है। तो अमेरिका में भी लोकतंत्र की मजबूती तभी है क्योंकि वहाँ पर जनसंघर्ष है, जनसंघर्ष अलाउड है। तो लोकतंत्र का अगर विकास कोई देश करना चाहता है, उसकी मजबूती चाहता है, तो जनसंघर्ष को अलाउड करना होगा। तो पहला पॉइंट है, लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष के माध्यम से होता है। दूसरा, अब हर देश में कुछ कुछ समस्याएं होती रहती हैं, नई नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी जनता की लामबंदी के द्वारा होता है। अब एक नया शब्द है लामबंदी। तो लामबंदी का मतलब होता है एकजुट होना। इससे घबराइए नहीं, बहुत ही साधारण सा अर्थ है। तो जनता जब एकजुट होती है तभी उसकी समस्याओं का समाधान होता है। जनता अगर एक एक आदमी जा कर के बोलिविया में जाके नगर पालिका में शिकायत किया रहता, सरकार के पास शिकायत किया रहता, तो उसके समस्या का समाधान नहीं हुआ रहता। लेकिन बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग लामबंद हुए, अर्थात जमा हुए और एकजुट होकर के काम किए, इसलिए उनकी समस्या का समाधान हो पाया। फिर लामबंदी और संघर्ष के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ होता है। जैसे कोई भी देश में लामबंदी होती है या संघर्ष होता है, जैसे नेपाल में भी हम लोगों ने देखा। नेपाल में वहाँ पर 7 पार्टियाँ मिल गई थी और 7 पार्टी मिल करके वहाँ एक गठन की थी जिसका नाम था SPA, 7 पार्टी अलायंस। उसी तरह बोलिविया में एक संगठन था जो राजनीतिक पार्टी नहीं था, लेकिन उसका नाम था फेडेकोर, और फेडेकोर को समर्थन प्राप्त था सोशलिस्ट पार्टी का। तो किसी भी देश में कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में, जैसे छात्रों का भी आंदोलन होता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज में, तो उसके पीछे किसी न किसी राजनीतिक दल का हाथ होता है, या फिर उन आंदोलनों से कोई राजनीतिक दल का गठन होता है। इसकी चर्चा भी है आगे। तो ये 3 बातें हैं, 3 निष्कर्ष है। आप इसे चाहें तो नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं आंदोलन और हित समूह का। चैप्टर का जो कोर पॉइंट है, कोर चीज़ जो पढ़ना है, मुख्य चीज़, वो है हित समूह, दबाव समूह और आंदोलन समूह। तो हित समूह और दबाव समूह एक ही चीज़ है। इंग्लिश में इसका नाम अलग अलग है। हित समूह अर्थात इंटरेस्ट ग्रुप, और दबाव समूह मतलब प्रेशर ग्रुप। अब हित समूह क्या है? अगर हित समूह के नाम से हम लोग समझे तो हम लोग समझेंगे कि कुछ लोगों का जिनका हित एक जैसा हो, जिनका लक्ष्य एक जैसा हो। जैसे सभी विद्यार्थियों का एक हित होता है कि उनका सिलेबस छोटा किया जाए, उनका फीस कम किया जाए।
तो एक हित वाले विद्यार्थी लोग अपने एक समूह बना लेते हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों के हित समान होते हैं, सभी एक पेशे वाले का हित समान होता है, जैसे वह पुलिस का एक हित होता है, आपका वकील का एक हित होता है। तो इस प्रकार एक इंटरेस्ट वाले लोगों का जो समूह होता है उसे इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। अब ये इंटरेस्ट ग्रुप अपनी मांगों को सरकार से कैसे मंगवाती है, कैसे मनवाती है? प्रेशर डाल करके हड़तालें करती है, काम रोक देती हैं, तो इस सड़क जाम करती हैं। क्योंकि इनका माध्यम प्रेशर के माध्यम से ये सरकार से अपनी मांग मनवाती है, इसलिए इन्हें प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। तो हित समूह और प्रेशर ग्रुप एक ही चीज़ है, बस हम लोग कभी कभी पर्यायवाची के रूप में इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, कभी प्रेशर ग्रुप कहते हैं, हिंदी में कभी हित समूह कहते हैं, कभी दबाव समूह कहते हैं। उसी प्रकार एक आंदोलन समूह। आंदोलन समूह जो होता है वो किसी विशेष मुद्दे को लेकर के होता है। मान लीजिए कि आपके निकटवर्ती रेलवे स्टेशन में आप लोग चाहते हैं कि गाड़ी रोकी जाए, ट्रेन रोकी जाए, जो कि वहाँ नहीं रुकती है। तो कुछ समय के लिए वहाँ के स्थानीय लोग एकजुट होते हैं, एक कमेटी बनाते हैं और आंदोलन करते हैं। जैसे ही सरकार उनकी मांग मान लेती है, फिर लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, वो आंदोलन समूह बिखर जाता है। तो आंदोलन समूह जो होता है वो हित समूह के तुलना में थोड़ा ढीला ढाला होता है, इसका संगठन उतना मजबूत नहीं होता है, ये उतना लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं करता है। अब है कि दबाव समूह का अगर प्रकार देखा जाए तो दबाव समूह के 2 प्रकार हैं, वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। नाम से ये स्पष्ट है, वर्ग विशेष जो किसी एक खास क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पुलिस का एसोसिएशन, पुलिस एसोसिएशन, वो वर्ग विशेष के हित समूह के साथ आएगा। स्टूडेंट यूनियन वो वर्ग विशेष के हित समूह के तहत आएगा। मजदूर संगठन ये सब वर्ग विशेष के हित समूह में आएगा। लेकिन जन सामान्य के हित समूह जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन या बाम सेव, अब नर्मदा बचाने से किसी एक खास वर्ग को तो लाभ नहीं होगा, सभी वर्गों का लाभ होगा। या फिर दहेज प्रथा के खिलाफ अगर कोई संगठन बनता है, तो ऐसे समूह जो कहलाते हैं वो जन सामान्य के हित समूह कहलाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह आपको समझ में आया होगा। फिर आंदोलन समूह और दबाव समूह में भी समझ में आ गया होगा कि हित समूह जो होते हैं वो कुछ लंबे समय के लिए होते हैं, संगठित होते हैं। आंदोलन समूह कुछ खास समय के लिए होते हैं। चलिए हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दबाव समूह राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, अर्थात प्रेशर ग्रुप का पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। एकदम पॉइंट वाइज समझिए कि किस प्रकार प्रेशर ग्रुप या आंदोलन समूह जो है राजनीतिक पर असर डालती है। तो पहला कि कोई भी प्रेशर ग्रुप जो होता है, हित समूह जो होता है, वो अपने लक्ष्य के प्राप्त के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करना चाहता है, जनता को अपने सपोर्ट में लाने की कोशिश करती है कोई भी दबाव समूह और हित समूह, ताकि जनता उनके समर्थन का, उनके हितों का समर्थन करे और सरकार पर प्रेशर पड़े। दूसरा, मीडिया का ध्यान खींचना चाहती है। अब कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अभी नीट का एग्ज़ाम हो या ना हो, इस पर लेकर के जो चाहते हैं स्टूडेंट की हो, तो उसके लिए वो मीडिया में अपना बयान देते हैं। जो चाहते हैं कि नहीं हो, उसके लिए मीडिया में बयान देते हैं। तो मीडिया में बयान देते हैं, मीडिया में विज्ञापन देते हैं, और इस प्रकार से पेपर में जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी अपनी बात को रखते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। मीडिया के द्वारा आज के समय में कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। तो मीडिया का ध्यान खींचना इसका दूसरा तरीका है। फिर क्या करते हैं ये हित समूह वाले? हड़ताल करते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ताला मार देते हैं, थाना को घेर लेते हैं, कभी कोई बीडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस को घेर लेते हैं। तो सरकारी कामकाज में बाधा भी डालते हैं, हड़ताल भी करते हैं, कभी कभी रेल चक्का जाम, सड़क जाम, इस तरह की बातें आप लोग सुनते हैं। यही है दबाव समूहों के काम करने का तरीका। फिर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। अब कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कहीं गलत तरीके से मान लीजिए कि रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो अपने वकील वो तय करते हैं और वकील के माध्यम से लड़ते हैं, क्योंकि वकीलों को ही सब कुछ टेक्निकल बातें, कानून की बातें मालूम होती है। तो पेशेवर लॉबिस्ट भी नियुक्त करते हैं। बहुत बार आप देखते हैं कि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब शिक्षक लोग हैं या पुलिस लोग हैं, अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने बाह पर काला कपड़ा लगा लेते हैं, काला पट्टा लगा लेते हैं, या कभी मौन प्रदर्शन करते हैं सड़कों पर, या कभी मशाल जुलूस करते हैं। तो इस तरह के विरोध को सांकेतिक विरोध कहते हैं। तो सांकेतिक विरोध भी जो है वो राजनीति पर दबाव डालने का एक तरीका है।
एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2014 और 2015 के जैक बोर्ड में आया था कि राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच संबंध का वर्णन करें, कि राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में कैसे संबंध होते हैं। तो मैक्सिमम जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दल के द्वारा या तो बने होते हैं या समर्थित होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखते होंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं वो या तो कोई पार्टी से समर्थित होते हैं या फिर उसी के द्वारा बने हुए होते हैं। लोग जानते हैं कि इस पार्टी के समर्थन में ये स्टूडेंट यूनियन है, तो उसको समर्थन होता है या फिर उसी के द्वारा बने भी होते हैं। बहुत सारे मजदूर यूनियन भी जो होते हैं वो किसी खास राजनीतिक दल के अंग होते हैं, और नहीं होते हैं तो उनको समर्थन प्राप्त होता है। फिर दूसरा क्या है कि कभी कभी आंदोलन समूह राजनीतिक रूप दल का रूप धारण कर लेती है। जैसे आसाम में वहाँ पर लोकल मुद्दों को लेकर के स्टूडेंट लोग आंदोलन चलाए थे, बाद में वही स्टूडेंट लोग का यूनियन जो है असम गण परिषद बना, और आज हम लोग जानते हैं कि असम की ये प्रमुख पार्टी है असम गण परिषद। इसी प्रकार 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में डीएमके एआईएडीएमके जो आज पार्टी बनी है वो उस समय 1930-40 के धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उन धार्मिक आंदोलनों से जुड़ी हुई है। फिर क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी में और प्रेशर ग्रुप में अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, उसमें विरोध भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा समर्थन रहे, विरोध भी होता है, और उस विरोध के बीच में पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि इनसे वार्ता किया जाए, इनके साथ समझौता किया जाए इन प्रेशर ग्रुप के साथ, क्योंकि प्रेशर ग्रुप के साथ बहुत सारे मेंबर होते हैं और वो एक वोट बैंक का एक अच्छा जरिया होता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीधा पंगा लेना किसी भी प्रेशर ग्रुप से नहीं चाहती है, किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप से नहीं चाहती है। अब अगला एक और वीवीआई क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर। एक और वीवीआई क्वेश्चन है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। 2016 के जैक बोर्ड में पूछा गया था, क्या अंतर है? एकदम स्पष्ट अंतर है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी लेते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता में हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। राजनीतिक दल बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सुसंगठित होते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक दल के तुलना में ढीला ढाला होते हैं। इनके उतने कार्यकर्ता नहीं होते मर मिटने वाले सिद्धांतों वाले, लेकिन राजनीतिक दल के ऐसे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो बहुत ही वफादारी करते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। अलग बात है कि आजकल दल बदल भी हो रहा है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल बहुत सुसंगठित होते हैं। दबाव समूह उसके तुलना में ढीला ढाला होते हैं। राजनीतिक दल लंबी अवधि वाले होते हैं, एक बार राजनीतिक दल बन जाता है बहुत दिनों तक चलता है। कांग्रेस पार्टी अभी बहुत सी पुरानी पार्टी हो गई है, दुनिया के पुराने पार्टियों में उनकी गिनती होती है। भाजपा का भी 40 साल हो गया, जबकि दबाव समूह छोटी अवधि वाले होते हैं। फिर राजनीतिक दल समान नीतियों वाले लोग सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट होते हैं। अभी हम लोग जब राजनीतिक दल पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो दक्षिण पंथ पर विश्वास करते हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर विचार करते हैं वो बीजेपी में हैं, जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हैं वो कांग्रेस में हैं। इसी तरह बहुत सारी नीतियां हैं, अलग अलग नीतियों वाले लोग अलग अलग दल में शामिल होते हैं, और उनका लक्ष्य होता है अपनी नीतियों के बल पर सरकार में शामिल होना, सरकार में जो विजय प्राप्त करना और जन कल्याण करना। जबकि दबाव समूह समान आकांक्षा वाले लोग एकजुट होते हैं, जैसे स्टूडेंट अपनी आकांक्षा के लिए, सरकारी कर्मी अपनी आकांक्षा के लिए, मजदूर किसान अपनी आकांक्षा के लिए एकजुट होते हैं। तो ये है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। फिर से देख लेते हैं। मुख्य अंतर आप जान लीजिए कि चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसकी सत्ता में हिस्सेदारी होती है, इसकी नहीं होती। ये सुसंगठित होते हैं, ये ढीले ढाले होते हैं। ये लंबी अवधि वाले होते हैं, जबकि दबाव समूह छोटी अवधि वाले होते हैं। ये समान नीतियों वाले होते हैं, ये समान आकांक्षा वाले होते हैं। एक और प्रश्न आता है कि प्रेशर ग्रुप के लाभ और हानि क्या है। तो प्रथम दृष्टि में देखें अगर हम लोग, तो लगता है कि प्रेशर ग्रुप बहुत ही ख़राब चीज़ है। हर हमेशा सड़क जाम करते हैं, विरोध करते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं, और इन लोगों का क्या है, ये सत्ता की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। सरकार में तो इन लोग रहते नहीं हैं, जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, केवल सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। लेकिन ये हमारी ऊपरी दृष्टि है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इसके लाभ हानि दोनों पर विचार करना चाहिए। इसके लाभ भी हैं। मान लीजिए कि अगर प्रेशर ग्रुप ना हो, जन संघर्ष ना हो, तो कोई भी सरकार क्या हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगा, लोकतंत्र जो है वो शिथिल पड़ जाएगा। अब ये भी बात उठता है कि अगर एक प्रेशर ग्रुप
प्रेशर डाल करके अपनी मांग को मनवा लेगा तो क्या हुआ, ठीक है, एक प्रेशर ग्रुप अपनी बात को मनवा लेगा, लेकिन दूसरा प्रेशर ग्रुप भी तो उसको काउंटर करने के लिए है। तो विभिन्न प्रेशर ग्रुप के बीच में एक संतुलन बना रहेगा। तो ये प्रेशर ग्रुप भले ही प्रथम दृष्टि में देखने में हानिकारक लगता है, लेकिन प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और आंदोलनकारी समूह जो है वो लोकतंत्र के लिए फायदेमंद ही है, ये हानिकारक नहीं है। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ, हमारा जनसंघर्ष और आंदोलन 5वां चैप्टर था। फिर मिलते हैं 6ठे चैप्टर में। आपको यह चैप्टर कैसा लगा इस पर अपना कमेंट जरूर दें, लाइक करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।